हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा क्लास 12th का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 मार्च के लास्ट वीक से लिया जाना है। इसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों एग्ज़ाम्स एक साथ लिया जाना है। इस वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी टर्म सेकंड के मॉडल सेट फोर्थ के क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख पाएंगे। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर टर्म सेकंड के मॉडल सेट फोर्थ के क्वेश्चंस का आंसर्स वाली वीडियो को अपने चैनल पर जल्दी अपलोड कीजिए। तो उन सारे स्टूडेंट्स का इंतज़ार समाप्त होता है। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले हम टर्म सेकंड के मॉडल सेट फोर्थ के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस हैं। तो हर मॉडल सेट की तरह इसमें भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस हैं। पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या सहित हम लोग उत्तर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टर्म फर्स्ट के क्वेश्चन ग्रुप ए के क्वेश्चंस हैं और अब ये ग्रुप बी के क्वेश्चंस हैं। और ये ग्रुप सी के क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जो मॉडल सेट है वह क्लास 12 का है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है, टर्म सेकंड का फोर्थ मॉडल सेट है। तो जो फोर्थ मॉडल सेट है उसमें ग्रुप ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा जांच जो है, एलिसा टेस्ट जो है किस बीमारी के पता लगाने में किया जाता है। इसका आंसर होगा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका आंसर जब हिंदी में लिखेंगे तो सेम ही लिखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको हिंदी में भी आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इकोलॉजी का जनक फादर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा रामदेव मिश्रा। तो इसमें भी हिंदी में क्या करना है, नाम ही तो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीओडी जो टर्म है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, उसको एक्सपेंड करके लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है। तो नाला में पानी के साथ जो गंदगी होता है, तो पानी और गंदगी दोनों को मिला करके एक साथ बोलते हैं सीवेज। इसे बोलते हैं सीवेज। और 1 लीटर सीवेज में जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उन ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए माइक्रोब्स के द्वारा जितना ऑक्सीजन, जितना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बोलते हैं बीओडी। फुल फॉर्म क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डो होता है, जो गूंदा हुआ आटा होता है, तो वो जो फूल जाता है, तो यह जो फूला हुआ उसकी आकृति है वो किस गैस के उपस्थिति की वजह से होती है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसका आंसर तो सेम ही रहेगा हिंदी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह किस मुद्दे से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल एक जगह है, कनाडा एक कंट्री में एक मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था कई देशों का। उन सारे देशों ने यह डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि ओजोन को ब्रेक करने वाले, ओजोन को तोड़ने वाले जो सब्सटेंसेस हैं या गैसेज हैं उनका इमिशन, वो जो बाहर निकल रहा है उसको कम से कम किया जाएगा। तो यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह क्या है, ओजोन को तोड़ने वाले जो सब्सटेंस हैं उनका जो उत्सर्जन होता है उनको नियंत्रित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक जीन के जो बहुत सारे कॉपी, किसी एक जीन को अगर हम बहुत सारे नंबर में अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा तकनीक है। तो इसका आंसर होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, PCR। कहता है कि जब दो स्पीसीज का इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को ना तो फ़ायदा ना तो नुकसान हो रहा है,
तो इस तरह का जो एसोसिएशन है, इस तरह की जो पारस्परिक क्रिया है उसे कॉमेंसलिज्म कहेंगे और इसका हिंदी में सहभोजता लिख देंगे। जैसे कि एक सी एनिमोन एक एनिमल है और एक क्लॉन फिश, क्लॉन एक मछली है, दोनों के बीच का एसोसिएशन होता है। क्लॉन फिश को तो शेल्टर मिल जाता है, रहने के लिए जगह, सुरक्षा मिल जाता है उसके प्रीडेटर से, उसके शिकारी से, लेकिन बदले में सी एनिमोन को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह से सी एनिमोन और क्लॉन फिश के बीच का जो एसोसिएशन है वह कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ग्रुप बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके 3 मुख्य स्रोत के नाम लिखें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स वास्तव में ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव या उनके प्रोडक्ट्स हैं, जीव या उनके उत्पाद हैं, होते हैं। तो जो मुख्य 3 स्रोत है वह क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे जीव या उनके प्रोडक्ट हैं जो सॉइल, मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है। और ये जो बैक्टीरिया में राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करके उनके कंपाउंड में बदल देता है और इनके कंपाउंड्स को मिट्टी में रख दिया जाता है। बाद में प्लांट्स जो होते हैं वह मिट्टी से, सॉइल से अपने रूट्स के द्वारा इन मिनरल्स को ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या करता है ये बैक्टीरिया, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा दिया। तो इस तरह से बैक्टीरिया में ये हो गया है ना। फंजाई में ग्लोमस एक जीनस है। तो फंजाई और जो हायर प्लांट्स के रूट के बीच में एसोसिएशन होता है उसे माइकोराइजा कहते हैं, ये पता होगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसे माइकोराइजा कहते हैं। मतलब फंगस और प्लांट्स के रूट के बीच का जो एसोसिएशन होता है उसे माइकोराइजा कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना है, नॉस्टॉक है और ऑसिलोटोरिया है। ये सारे एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड्स में, मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारे बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करते हैं। इसका आंसर नीचे में हिंदी में भी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जो 3 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, उनके नाम लिखे। मतलब ऐसे बैक्टीरिया, जैसे एक राइजोबियम है, तो राइजोबियम क्या होता है कि कोई प्लांट है तो प्लांट का जो रूट होता है ना, तो रूट में ये जो गोल गोल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसे नोड्यूल कहते हैं, इसे नोड्यूल कहते हैं, है ना। रूट में है इसलिए इसे रूट नोड्यूल कहते हैं। तो रूट नोड्यूल में यहाँ पर एक बैक्टीरिया जिसे राइजोबियम कहते हैं, तो ये राइजोबियम भी एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन ये फ्री लिविंग है क्या, नहीं, ये तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गया राइजोबियम। तो कहता है ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो फ्री लिविंग हो, जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहता हो और वह नाइट्रोजन को फिक्स करता हो, है ना। तो उनके नाम लिखने 3 का, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, वेजरिनकिया। ये 3 बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो हिंदी में इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक मैरीन फिश, समुद्री मछली को किसी एक एक्वेरियम में रख देते हैं और उस एक्वेरियम में है फ्रेश वाटर है, तो क्या होगा, और होगा जो भी होगा तो वह क्यों होगा। तो कहता है जब किसी मैरीन फिश को, समुद्री मछली को एक्वेरियम में रख देंगे जिसमें फ्रेश वाटर होगा, तो क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर है, मैरीन फिश के मुकाबले में फ्रेश वाटर जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा और उसके बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो क्या होगा कि बाहर से एक्वेरियम में जो फ्रेश वाटर, वह फ्रेश वाटर मछली के अंदर आ जाएगा, मीन्स एंडोस्मोसिस हो जाएगा। और एंडोस्मोसिस होने की वजह से क्या होगा कि मछली के जो सेल्स हैं वह स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा और अंततः जो है वह ब्रस्ट कर जाएगा सेल्स, और इस तरह से मछली की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका आंसर हिंदी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बीटी टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन मीन्स जहर, है ना, बीटी के बाद जो टॉक्सिन लिखा है, ये टॉक्सिन मीन्स जहर। बीटी टॉक्सिन कहता है कुछ जीवाणु के द्वारा, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, वह बैक्टीरिया को नहीं मारता है। वह बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है। तो क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन का जो क्रिस्टल है ना, इस तरह का जो क्रिस्टल है, तो वह बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर में यह जो टॉक्सिक प्रोटीन है, जिसे क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। तो यह जो टॉक्सिक प्रोटीन है
वह बैक्टीरिया के अंदर में इनएक्टिव रूप में होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जिसे हम प्रोटोटॉक्सिन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीते हुए समय में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जो एनिमल्स थे, बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे डायनासोर्स थे, है ना, डायनासोरस, तो वो जो है एक्सटिंक्ट हो गया, पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया। लेकिन जो अलग अलग प्रकार के मैमल्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो मैमल्स हैं, चाहे वह अंटार्कटिका से लेकर के वो डेजर्ट जैसे सहारा वगैरह में, आज भी सारे मैमल्स जो हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के मैमल्स जो हैं वह जिंदा हैं, जीवित हैं। तो कह रहा है कि मैमल्स की सफलता के पीछे क्या कारण है, मैमल्स क्यों जिंदा रहे, इसका क्या कारण है। तो बहुत सिंपल है कि मैमल्स जो होते हैं विविपेरस होते हैं, मीन्स मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, और वह मैमल्स की जो फीमेल होती है वो बच्चे को जन्म देती है। तो जो बच्चे को जन्म देती है उसे क्या बोलते हैं, विविपेरस कहते हैं। वो एग्स नहीं देती है, बच्चे को जन्म देती है, अपने यंग को जन्म देती है। पहला तो ये कारण है। दूसरा है कि वह जो अनबॉर्न यंग है, जिन शिशु का जन्म नहीं हुआ है, उनको मदर्स अपने बॉडी के अंदर रखती है, एक ही बात है। और उसके बाद है कि जो मैमल्स होते हैं वह छोटे से छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहते हैं और अपना बचाव करने में वह सक्षम होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। तो इसी वजह से मैमल्स आज भी सरवाइव किए, आज तक सरवाइव किए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि अगर ये अर्थ है, तो ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। तो जब रेडिएशन आती है, पृथ्वी की सतह से टकराती है, तो आती है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, और जब वो वापस लौटती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में लौटती है, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया। यहाँ पर कुछ खास प्रकार के गैस हैं। ये गैस क्या करते हैं कि इनसे हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो गैस हैं, इनसे जो रिफ्लेक्टेड, अर्थ के सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, उनसे हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है वह वार्म रहता है, गर्म रहता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जिस गैस के द्वारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब किया गया, उस गैस को बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। जैसे जो मेन ग्रीन हाउस गैस है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी है। तो सिर्फ दो ही का नाम लिखना है तो उसके लिए काफ़ी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है ग्रीन हाउस गैस। अब कह रहा है कि किसी बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होते हैं वो कैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रदान करते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि कोई बैक्टीरिया है जिसे अगर हम किसी प्लेट में एंटीबायोटिक रख दें और उसमें जब बैक्टीरिया को रख दें तो वह जो बैक्टीरिया है वह जनरली मर जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है जो पेरीफेरी में पाया जाता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये डीएनए। तो ये क्या है, ये है प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड। तो कहता है कि जब ई कोलाई या मतलब किसी भी बैक्टीरिया में जब इस प्लाज्मिड में, है ना, कोई एक बाहर से जीन लेंगे और जीन लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम उस जीन को इंसर्ट कर देंगे। ये क्या है, ये है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। जब हम उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, यह जो जीन है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, यह एक ऐसा एंजाइम बना सकता है जो एंजाइम क्या करेगा, उस एंटीबायोटिक को या तो इनएक्टिवेट कर देगा, नहीं तो उस एंटीबायोटिक को ब्रेक कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वह बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के कारण मरेगा नहीं, और इस तरह से जो है बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर यह आंसर दिया हुआ है। ग्रुप सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्यों बनाए जाते हैं, और जब इस तरह का हम ऑर्गेनिज्म से किस तरह से हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसका ये आंसर होगा कि कोई एनिमल्स है, अगर उसके सेल में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है या जीन है तो उस एनिमल्स को बोलेंगे
ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ऐसा करके हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डिजीज मॉडल के रूप में यूज कर सकते हैं, या कोई एक जीन है जो जीन किसी बीमारी के लिए जिम्मेवार है, किसी डिजीज के लिए जिम्मेवार है, तो उस जीन को जब उस एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, रखेंगे, तो उस जीन का हम स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है डिजीज मॉडल। और दूसरा है कि हम लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ सब्सटेंसेस का वो प्रोडक्शन भी करता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हम क्या सब फ़ायदा ले सकते हैं? इसमें जो फर्स्ट है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कुछ इस तरह से हम बना रहे हैं कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर हम यह देखते हैं या यह अध्ययन करते हैं कि जीन्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है और बॉडी के जो सामान्य काम होते हैं, कार्य होते हैं, उनको कैसे प्रभावित करता है और उसके विकास को कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम इस तरह से बनाते हैं या इसलिए बनाते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ खास प्रकार के जो जीन्स होते हैं जो रोग के लिए, बीमारी के लिए जिम्मेवार होते हैं, तो उनके व्यवहार को हम समझते हैं कि जीन्स कैसे जो है बीमारी में अपना योगदान देते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम इसलिए बनाते हैं कि बहुत सा कुछ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन भी बनाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम इसलिए भी बनाते हैं कि जो वैक्सीन्स होते हैं, जो टीका होते हैं, वह अगर कोई एक नया टीका बनता है तो सीधे हम ह्यूमन बींग्स पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर इस्तेमाल करते हैं। वहाँ अगर ट्रायल अगर सक्सेस रहता है, सफल रहता है, तब हम ह्यूमन बींग्स पर यूज करते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किया जाता है। कुछ खास प्रकार के केमिकल्स का देखा जाता है कि वह केमिकल्स किस तरह से उसका ट्रांसजेनिक एनिमल्स में उसका प्रभाव रहता है। तो इसका ये आंसर यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, ये सारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, इमाइग्रेशन। तो जो फर्स्ट है वह है नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी। तो क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज है तो उसमें 2 या उससे अधिक पॉपुलेशन होते हैं। तो किसी एक पॉपुलेशन में क्या होता है, किसी एक पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे सदस्य होते हैं, एक ही स्पीसीज के होते हैं, लेकिन गिवन पीरियड के लिए होता है किसी एरिया में। तो नेटिलिटी का मतलब क्या होता है? नेटिलिटी का मतलब है कि किसी एक पॉपुलेशन में जो जितने बर्थ होते हैं, जितने सदस्यों का जन्म होता है, उनकी संख्या को दिखाता है और जो इनिशियल डेंसिटी में इसे ऐड किया जाता है। जबकि मॉर्टिलिटी जो है वो डेथ्स की संख्या को दिखाता है, मृत्यु की संख्या को दिखाता है, जो गिवन पीरियड में पॉपुलेशन में शुरू में ऐड किए गए थे। तो ये नेटिलिटी मॉर्टिलिटी हो गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सॉरी ये यहाँ पर ये ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब क्या होगा? किसी पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या बढ़ना, सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, मेंबर्स का नंबर बढ़ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मीनिंग क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मीनिंग यह है, पॉपुलेशन ग्रोथ से है, जहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो स्पीड होता है, जो रेट होता है, वह पॉपुलेशन के साइज के प्रोपोर्शनल होता है। पॉपुलेशन में अगर इंडिविजुअल्स का नंबर जितना बढ़ेगा उतना ही पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वह तेज़ी से होगा। और ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर रिसोर्सेस होते हैं अनलिमिटेड। जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ से ही मतलब है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ को ही दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट होता है, वह जब सदस्यों की संख्या बढ़ता है तो उसका जो रेट है वह कम हो जाता है, घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, इसको ये हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप और इसे बोलते हैं समर स्लीप। क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वह समर और विंटर में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करके, है ना, वो विंटर और समर सीजन को किसी तरह वह समय
टाइम पास करते हैं। तो हाइबरनेशन को इसलिए विंटर स्लीप कहते हैं और एस्टिवेशन को समर स्लीप कहते हैं। एक्टोथर्म एंडोथर्म क्या होता है कि एक्टोथर्म वैसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से घटता है या बढ़ता है, और एंडोथर्म्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर में कम या ज़्यादा होता है तो उसका प्रभाव उसके बॉडी टेम्परेचर पर नहीं पड़ता है। तो जैसे हम लोग मैमल्स और बर्ड्स क्या हो गया है, एंडोथर्म्स हो गया, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस वगैरह एक्टोथर्म्स हो गया। इमाइग्रेशन 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 का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पॉपुलेशन है उसमें जितने मेंबर्स का नंबर है, सदस्यों की संख्या है, तो इमाइग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि उसी स्पीसीज के कोई पॉपुलेशन से कुछ सदस्य किसी एक पॉपुलेशन में आ जाएंगे तो इसे इमाइग्रेशन कहेंगे, और किसी एक पॉपुलेशन में कुछ सदस्य अगर इस पॉपुलेशन से निकल करके उसी स्पीसीज के किसी दूसरे पॉपुलेशन में चले जाएंगे तो उसे इमाइग्रेशन कहेंगे। लेकिन यह सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब उसी का हिंदी में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो अब जैसा कि देख पा रहे होंगे उसका हिंदी में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। 17वां क्वेश्चन है कि ओजोन होल क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है, ओजोन होल क्यों बनते हैं, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन होल के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, गैसेस का एक लेयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में जो फर्स्ट लेयर होता है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो सेकेंड लेयर होता है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होता है। तो क्या होता है कि इसका आंसर हमें थोड़ा समझना होगा। क्या होता है कि जैसे एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा हुआ है फ्लोरीन, और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। तो क्या होता है कि जो यूवी रेज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर वो काम करता है, एक्ट करता है, जिससे क्या होता है ये जो सिंगल बॉन्ड है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि यहाँ पर ये बनेगा, इसे बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होता है वह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। होता क्या है कि वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में जो O2 गैस होते हैं वह एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिल करके O3 बना देते हैं। O3 मतलब ओजोन गैस बना देते हैं, और बाद में ये ओजोन फिर से ब्रेक भी हो जाता है, डिग्रेड भी हो जाता है इन दोनों में, और ये ऐसा होता है यूवी रेज के द्वारा। तो यूवी रेज क्या करता है, इन दोनों को मिला करके ओजोन बनने देता है और ओजोन को इस तरह से तोड़ देता है। तो इस तरह से ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना डिग्रेडेशन में एक बैलेंस बना रहता है। होता क्या है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाता है तो यूवी रेज भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस बॉन्ड पर काम करके क्लोरीन को बाहर निकाल देता है क्लोरीन फ्री रेडिकल के रूप में, और बाद में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि ये जो दोनों में ओजोन का बनना और ओजोन का टूटने के बीच में जो बैलेंस है, संतुलन है, उस संतुलन को ही डिस्टर्ब कर देता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओजोन टूटते जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में। तो इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल का नंबर घटता चला जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का जो एक मोटा लेयर होता है, ओजोन का मान लेते हैं कि इस रीजन में मोटा लेयर है, यहाँ भी ओजोन का यहाँ पर ये मोटा लेयर है, लेकिन इस हिस्से में क्या होगा, ओजोन का एक लेयर जो है पतला हो जाता है। ओजोन का यहाँ पर ये पतला, छिद्र का मतलब पूरी तरह से छिद्र नहीं होता है, छिद्र का मतलब है कि यहाँ पर ओजोन जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका नंबर यहाँ पर कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये ओजोन का थिन लेयर है, पतला लेयर है, एक बड़े से क्षेत्र में होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसी को बोलते हैं ओजोन होल, ओजोन छिद्र कहते हैं। तो क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो तो हम लोग देख ही लिए। तो क्या हुआ कि ओजोन का जो पतला लेयर है इससे क्या है कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाते हैं, जैसे यूवी पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं हम लोगों में। तो इसे रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है वायुमंडल में, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं।
इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ। कनाडा एक कंट्री है, उसके मॉन्ट्रियल शहर में, मॉन्ट्रियल सिटी में, तो इसका इसलिए नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ओजोन को तोड़ने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको उत्सर्जन को नियंत्रित करेगा और इस तरह से ओजोन के जो लेयर हैं उनके सुरक्षा में सहायता करेगा। तो यहाँ पर इसका हिंदी में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं और इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसे एयर में क्या होता है, एयर है उसमें कौन कौन सा गैस है, एयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कुछ और भी गैस है। अब हम क्या करते हैं कि एयर में कुछ एक्स्ट्रा गैस मिला देते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को मिला देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को मिला देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मिला देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को मिला देते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में मिल गया, अब इसकी वजह से हमें बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एयर के कंपोजिशन में बदलाव हुआ और यह बदलाव क्या है, हम लोगों के प्रतिकूल है, हम लोगों के विपरीत है, मीन्स अनडिजायरेबल चेंज हुआ। और यह अनडिजायरेबल चेंज जो है एयर के कंपोजिशन में जो होता है इसी को बोलते हैं पॉल्यूशन। तो एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या सब प्रभाव होते हैं। एयर पॉल्यूशन के प्रभाव है कि सारे जीवों को ये क्षति पहुंचाते हैं, है ना। ये ग्रोथ को कम कर सकता है, जो फसल होते हैं उनकी वृद्धि को कम कर सकता है और उनके उत्पादन को भी कम कर सकता है और पौधे के समय से पहले मृत्यु हो सकता है इसकी वजह से। ये जो है हम लोगों के और मानव के जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, उसे बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का क्या सब तरीका है। तो एक डिवाइस है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इस डिवाइस के द्वारा जैसे थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो डस्ट वाला मैटर होता है, तो 99% डस्ट को क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, उसके एग्जॉस्ट से अलग कर देता है। उसी तरह से एक स्क्रबर होता है, तो स्क्रबर क्या करता है कि कुछ खास प्रकार के गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं उसे रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। उसी तरह से एक डिवाइस है जिसे बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। इसे जो ऑटोमोबाइल है जैसे बाइक, मोटर कार या जो भी है, तो उस ऑटोमोबाइल के जो एग्जॉस्ट होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में इसे सेट किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर को। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जो बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन है इसे बदल देता है CO2 H2O में, कार्बन मोनोऑक्साइड को बदल देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड को बदल देता है नाइट्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो इस तरह से यह क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। और अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दिया गया है। जैसे डॉब्सन यूनिट है तो ये क्या करता है, ये ओजोन जो लेयर होता है उसकी मोटाई को मापता है डॉब्सन यूनिट, या मापा जाता है डॉब्सन यूनिट में, इसे DU भी कहा जाता है। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, अभी तुरंत हम लोग देखें ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन को तोड़ने वाले जो सब्सटेंस हैं उनके उत्सर्जन, वो जो बाहर निकलता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। UVB क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो B प्रकार के हैं, B टाइप के हैं, वो स्नो ब्लाइंडनेस होता है जिसमें हमारे आई के जो कॉर्निया होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूज जाता है, जिसे हम लोग स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जो लास्ट है वह क्या है, जो लास्ट है वह है कि ओजोन होल। तो ओजोन छिद्र के बारे में हम लोग तुरंत अभी देखे हैं कि वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन का एक पतला लेयर जो बड़े से क्षेत्र में होता है उसे बोलते हैं ओजोन होल कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। तो आप इसका हिंदी में आंसर, मतलब क्वेश्चन में जो हिंदी होगा उसका आप हिंदी ऊपर, जैसे कि शुरू में ही इस वीडियो के शुरू में ही जो क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन उसको दिखाया गया था, तो आप वहाँ से हिंदी इसका देख सकते हैं। आंसर तो सेम ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा।